अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आई होप आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप लोग एनर्जाइज होके और आफ्टर 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 ब्रेक आप लोग यू आर बैक टू मी। अच्छा, तो अभी कल की जो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने इल्म बयान पढ़ा था, जिसमें हमने तशबीह, इस्तिआरा और इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें थीं उनको हम लोगों ने देखा था। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी असनाफ शेर पे। यानी अब हम आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ समझ लें कि ग्रामर जो है उसमें से हम लोग निकल चुके हुए हैं। और अब हम लोग ग्रामर से निकल के जो आपके पेपर का जो अ, एक तरह से कह सकते हैं कि जो एडवांस्ड पार्ट होता है, जिसमें शेर से मुतालिक, नज़्म से मुतालिक जो चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब निस्बतन हमारी चीज़ें जो हैं वो आसान भी हो जाएंगी। ठीक है। और जो मुश्किल पार्ट था वो समझने के निकल गया। अब हमारी स्कीम ये होगी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें जल्द अज जल्द करवा दूँ। यानी कि मैक्सिमम 3 दिन के अंदर, 3 या मैक्सिमम 4, चले 4 कर लेते हैं। वैसे आइडियली तो 3 दिन, लेकिन मैक्सिमम 4 दिन के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ से शुरू करके शेरी इस्तिलाहात से, और हम लोग सारी चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर लें, ताकि उसके बाद फिर जो आपका इंशाइया पेपर है उसकी ना मैं आप लोगों से कुछ प्रैक्टिसेस करवा लूँ। क्योंकि पता नहीं इसके बाद आप लोग मेरे हत्थे कभी चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे। तो अभी जब बच्चा मेरे पास आ जाता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि इसका मैं कचूमर निकाल दूं। ठीक है, ये दोबारा आएगा या नहीं आएगा, ये वो तो बात की बात है। लेकिन अभी तो मैं इसका कचूमर निकाल दूं ना। तो अभी तो मैं इसको सही रगड़ा लगाऊं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको जो इंशाया है, इंशाया पेपर है आपका, उसमें नसर की तशरीह, नज्म की तशरीह, गज़ल की तशरीह और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी मैं आपसे कम अज़ कम एक एक प्रैक्टिस तो लाजमी करवा लूँ। और डेफिनेटली उसके लिए फिर वक्त भी हमारे पास हो ना, वक्त हम बचाएंगे तो उसमें वो कर सकेंगे ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी पे ही बैठे रहें और फिर हमारे पास उन चीज़ों के लिए वक्त ही ना बचे। तो इसलिए मैं इस हफ्ते में थोड़ा तेज जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा तेज जाऊंगा, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपसे आखिर में प्रैक्टिस करवा सकूं इंशाया पेपर की। ठीक है। तो शेरी इस्तिलाहात को देख लेते हैं। इसमें समझाने वाला एज सच कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपसे एमसीक्यूज में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, प्योरली एमसीक्यू बेस्ड ये चीज़ें हैं। मिसरा क्या होता है? शेर की एक सतर जो है, उसको मिसरा बोलते हैं। और दरवाजे का जो एक पट होता है, दरवाजे का एक जो पार्ट होता है, उसको भी दरवाजे का एक पार्ट या किवाड़ का एक पार्ट जो है उसको भी मिसरा कहा जाता है। तो चूंकि शेर जो होता है, जिस तरह दरवाजे के दो जो पार्ट होते हैं, दरवाजे के जो दो पट होते हैं वो मिलकर दरवाजा बनाते हैं, तो इसी तरीके से दो मिसरे जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये शेर बनाते हैं। ठीक है। सर आपने जो एमसीक्यू सेंड किए हैं उसकी आंसर्स की कब शेयर करेंगे? यार उसकी आंसर की भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बेसिकली वो महद ने मांगे थे, तो मैंने इनकार नहीं कर सका मैं। मेरा दिल पिघल गया और मैंने फिर उसको वो दे दिए। तो वरना ये एंड पे मैंने आप लोगों से करवाने थे। ठीक है, तो ये सारा अब आपने महद को ब्लेम करना है कि उसने पहले पहले मांग लिए और मैंने आप सबको दे दिए। बहरहाल एंड पे हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है मुर्तज़ा। अच्छा, तो चूंकि दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, और शेर के भी जिस तरह एक दरवाजे के दो हिस्से होते हैं, इसी तरीके से एक शेर के भी क्या होते हैं, यू नो एक शेर के दो मिसरे होते हैं। तो वो कलाम मौजूं, कलाम मौजूं, मौजूं बोलते हैं बैलेंस को। एक बैलेंस्ड कलाम जो बामकसद हो, एक ख्याल को जाहिर करे। मतलब बामकसद हो, उसका कोई ना कोई मकसद भी होना चाहिए ना। मतलब ये तो नहीं कि पखा चलदा हवा देंदा, नहीं चलदा ते नहीं देंदा। अब आप कहेंगे ये भी शेर है, तो ये कलाम मौजूं तो है। ठीक है। एक दूनी दूनी दो दूनी चार, ना मैं किसी दा ना कोई मेरा यार, तो आप कहें ये भी शेर है। अब ये कलाम मौजूं तो हो सकता है कि इसमें एक बैलेंस तो मौजूद है, रिदम तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है। तो शेर जो होता है ना, शेर कलाम मौजू भी होता है और उसका कोई मकसद भी होता है, एक ख्याल को जाहिर करता है। ठीक है। तो और दोनों मिसरे जो हैं वो क्या होते हैं? एक ही वजन में होते हैं। अब वजन से क्या मुराद है? वजन से मुराद, मतलब आसान अल्फाज में मैं आपको जो वजन का कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ। वजन से मुराद ये है कि उसके अंदर एक रिदम पाया जाता हो। ये मैं आपको बिल्कुल आसान एक जो ले मैन लैंग्वेज होती है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ वजन का कॉन्सेप्ट।
कि उसके अंदर एक रिदम पाया जाता हो, आप उसको गा सकें, आप उसको एक तरन्नुम के साथ, रवानी के साथ आप उसको शेर को पढ़ सकें। बंद क्या होता है? बंद, अंग्रेजी में बंद जो है वो स्टैंजा को बोलते हैं। अशार का ऐसा मजमुआ जिसके तमाम अशार का मफहूम व मानी एक जैसा हो, एक ना हो, एक जैसा हो। तो बंद जो है ना, जिस तरह अंग्रेजी के अंदर एक स्टैंजा होता है, तो एक स्टैंजा के अंदर आमतौर पर क्या होता है कि हो सकता है तीन चार बातें हों, लेकिन उन तीन चार बातों के एक स्टैंजा के अंदर अगर तीन चार बातें भी होती हैं, तो उन तीन चार बातों का जो लुबे लुबाब है, यानी उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है, वो क्या होता है, वो एक ही होता है। तो अशार का ऐसा मजमूआ जिसके तमाम अशार का मफहूम व मानी एक जैसा हो, वो बंद कहलाता है। फिर मतला क्या होता है? मतला का लुग़वी मानी है तुलु होना। कसीदे का या गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो। हम काफिया से क्या मुराद होते हैं? हम काफिया के लिए आपको, हम का मतलब होता है एक जैसे, और काफिया, आपको पता है कि काफिया क्या होता है? काफिया शेर के आखिर में आने वाले जो हम आवाज अल्फाज होते हैं, जो जिसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो काफिया कहलाते होते हैं। तो गजल का या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, और पहले मिसरे के बाद वाला मिसरा भी अगर हम काफिया हो, तो उसको हम फिर, सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखना था पहले शेर के बाद। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखना था पहले शेर के बाद वाला शेर, तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिखना था पहला शेर और मैंने यहाँ पर मिसरा कर दिया। ठीक है, तो अगर पहले शेर के बाद वाला शेर, वो भी अगर मतला की तरह का ही हो, यानी कि वो भी हम रदीफो हम काफिया हो, तो दूसरा जो शेर होता है, यानी कि अगर वो हम रदीफो हम काफिया हो, तो हम उसको मतला सानी भी बोलते हैं, उसको जेब मतला भी बोलते हैं, और उसको हुस्न मतला भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो हैं, ये मतला सानी जिसको आप कहते हैं ना आम अल्फाज में, तो मतला सानी को ही जेब मतला भी कहा जाता है, मतला सानी को ही हुस्न मतला भी कहा जाता है, अगर वो हम रदीफो हम काफिया हो। अगर हम रदीफो हम काफिया ना हो, तो हम उसको दूसरा शेर कहते हैं। और इसी तरीके से अगर तीसरा शेर जो है वो भी हम काफिया हो, तो हम उसको मतला सालिस बोलते हैं। और अगर वो अ, हम रदीफो हम काफिया ना हो, तो हम उसको सिंपली सिंपली तीसरा शेर कह देते हैं। ठीक है, तो ये है जनाब मतला का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद है मक्ता। मक्ता, तो मक्ता जो है मतला उला। मतलब उला जो है वो अगर दूसरा मतलब ही, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें गजल का दूसरा शेर जो है वो भी मतला हो, तीसरा शेर भी मतला हो, तो उस सूरत में फिर पहले को हम सहूलत की खातिर हम उसको उस मतलब उला कह देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ उसी सिचुएशन में होता है जब दूसरा शेर भी मतला हो और तीसरा शेर भी मतला हो, तो फिर पहले को हम लोग जो है वो मतला उला कह देते हैं। लेकिन अगर गजल के अंदर सिर्फ मतला ही हो और दूसरा तीसरा शेर जो है वो हम रदीफो हम काफिया ना हो, तो फिर हम पहले शेर को सिर्फ मतला ही कहते हैं। ठीक है, गजल के शेर में होता है, गजल का पहला शेर मतला हो सकता है और कसीदे का हो सकता है, क्योंकि जो कसीदा होता है ना, कसीदा होती नज्म है, लेकिन कसीदे की जो बहरें हैं, कसीदे का जो तरीकाकार है, वो आमतौर पर गजल वाला ही होता है। ठीक है, तो गजल जो कसीदे का पहला शेर होता है ना, उसको भी मतला ही कहा जाता है। ठीक है, तो नज्म के अंदर जो है वो मतले वाला चक्कर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है मक्ता। अब मक्ता क्या होता है? मक्ता का लुग़वी माना है काटना या खत्म होना। तो गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, तो मक्ता बनने के लिए शायर का तखल्लुस जो है ये शर्त है। शायर अपना तखल्लुस अगर उसमें इस्तेमाल करता है, तो फिर वो क्या कहलाता है? फिर वो मक्ता कहलाता है। और अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे, यस, मक्ता जो है ये लफ्ज लफ्ज कता से निकला है। कता का मतलब होता है काटना, खत्म करना, या खत्म होना। और ऐसा शेर जो गजल का आखिरी शेर हो और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, तो वो मक्ता कहलाता है। और अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे, तो फिर वो क्या कहलाता है? फिर वो सिंपल सिंपल आखिरी शेर कहलाता है। तो किसी भी शेर के लिए मक्ता बनने के लिए शर्त यह है कि उस वो गजल का आखिरी शेर हो, और गजल का आखिरी शेर होने के साथ साथ उसमें शायर का तखल्लुस भी मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, तखल्लुस किसी भी शेर में यूज कर सकते हैं। देखें, शायर जो है वो आमतौर पर तखल्लुस जो है वो अपने अपनी गजल के आखिरी शेर में ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, आखिरी शेर में ही इस्तेमाल करता है। अच्छा, ओके, वीडियो, चले मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो
वीडियो ऑन करने से पहले मैं आपको एक वियर्ड चीज बता दूं, बल्कि वीडियो ऑन करके बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो मैंने ऊपर पहना हुआ है ना, ये जो लोफर अपर सब पहना हुआ है, ठीक है, ये मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहा था, तो मैंने इसको उठा के पहन ली है। ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरी मेरी बीवी का है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आप भी कितने अजीब किस्म के उस्ताद हैं, ठीक है, मतलब आपको शर्म नहीं आती कि आपने जो है ना वो लेडीज वाला ये पहना हुआ है। तो बस ये कपड़ों के साथ मैच हो रहा था, तो मेरी बेटी भी सुबह से मेरे ऊपर हंस रही थी कि बाबा ये आपने क्या किया हुआ है। तो मैंने कहा यार मैच हो रहा है तो बस मैं पहन लेता हूँ उठा के, ठीक है, ठीक है। तो नाउ इफ यू वांट टू जज मी तो यू कैन जज, ठीक है। अभी बस मैं क्या कर सकता हूँ फिर, अभी मैं इसको उतार तो नहीं सकता ना कि यार वीडियो ऑन करने से पहले मैं इसको उतार दूं, तो अभी मैं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको उतारूं। तो ये बस ऐसे ही रहेगा। अच्छा, काफिया क्या होता है? काफिया जो है वो गजल का शेर के आखिर में आने वाले जो हम अल्फाज, हम आवाज अल्फाज होते हैं, ठीक है। जैसे जाते हैं, खाते हैं, आते हैं, सताते हैं, तो इसमें जाते, आते, खाते, सताते, ये वाले जो जो अल्फाज हैं ये क्या कहलाते हैं? ये दर हकीकत जो है वो काफिया कहलाते हैं, काफिया। और काफिया के बाद अब देखें, जो काफिया होता है ना, ये दर हकीकत हम आवाज होते हैं। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये होमोफोन्स होते हैं, इनकी जो आवाज होती है वो मिलती जुलती होती है। जबकि गजल का जो बिल्कुल आखिरी नोट होता है ना, यानी कि जो गजल के शेर, गजल के या किसी भी शेर के आखिर में, बिल्कुल आखिर में जो एक एक ही लफ्ज बार 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 रिपीट हो रहा होता है, मतलब के दोनों एंड्स पे ये वर्ड आता है, और फिर अगले जो अशार होते हैं अगर वो मतलब सानी मतलब सालिस वगैरह ना हो, तो फिर जो शेर का दूसरा मिसरा होता है उसके आखिर में रदीफ आती है। शेर का जो दूसरा मिसरा होता है ना उसके आखिर में क्या आती है? रदीफ आती है। तो रदीफ का जो लफ्ज है ये बेसिकली निकला है, रदीफ का जो लुग़वी माना है ये है सवार के पीछे बैठने वाला, ठीक है। घोड़ा होता है ना, घोड़ा या ऊंट होता है या गधा होता है या कोई भी चीज है उसके ऊपर आप सवारी कर रहे हैं, तो सवार के पीछे बैठे जो जो राइडर होता है, राइडर के पीछे बैठने वाला जो शख्स होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको रदीफ कहा जाता है। तो रदीफ के लुग़वी मानी है सवार के पीछे बैठने वाला। और शेर के आखिर में काफिया के बाद जो आने वाले अल्फाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो रदीफ कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, रदीफ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर रदीफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंग्लिश के अंदर सिर्फ राइमिंग स्कीम होती है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो एंड पे जो राइमिंग वर्ड्स आते हैं ना उसी को ही हम लोग उर्दू में काफिया और रदीफ के दो सेपरेट सेपरेट इवेंट्स के तौर पर या दो सेपरेट सेपरेट टर्म्स के तौर पर हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो मैंने यहाँ पर एहतियातन लिख दिया है कि काफिया जो है ये बदलता रहता है, ठीक है। और जो रदीफ होता है वो गजल का, पूरी गजल का क्या रहता है? एक ही रहता है। पूरी गजल का जो रदीफ होता है वो क्या होता है? वो एक ही रहता है, ठीक है। यानी कि सेम ही वर्ड होता है जो कि बार 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 जो है वो रिपीट हो रहा होता है। अच्छा, नायाब पूछ रही है कि व्हाट इज तखल्लुस कॉल्ड इन इंग्लिश? सूडोनिम बोलते हैं, ठीक है। राइटर्स के जो तखल्लुसात होते हैं उनको इंग्लिश में सूडोनिम कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स थे, जिस तरह जॉर्ज एलियट थी, तो जॉर्ज एलियट जो है उसका, ये जॉर्ज एलियट उसका सूडोनेम था, उसका रियल नेम जो था वो कुछ और था। वैसे इंग्लिश के अंदर मोस्टली जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने नाम के साथ ही लिखा है, ठीक है, अपने नाम के साथ ही लिखा है। बहुत कम ऐसे राइटर्स हैं कि जिन्होंने तखल्लुस वगैरह इस्तेमाल किए, ठीक है। वरना अंग्रेजी के अंदर मोस्टली आपको 90%, 95% राइटर्स जो हैं वो अपने नाम के साथ ही आपको लिखते हुए नजर आएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम भी वर्ड्सवर्थ था, और उसने वर्ड्सवर्थ का लफ्ज जो है वो अपनी पूरी शायरी में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इंटायर शायरी के अंदर वर्ड्सवर्थ ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से अंग्रेजी के अंदर कल्चर ही नहीं है। अंग्रेजी के अंदर ना वो अपना नाम जो है उसको शायरी के अंदर इस्तेमाल करने का कल्चर ही नहीं है, ठीक है। तो ये उर्दू के अंदर ही ज्यादातर ये चीजें होती हैं। अच्छा सर, काफिया रदीफ के बगैर आ सकता है? काफिया रदीफ के बगैर आ सकता है, ठीक है। आ सकता है, लेकिन इसकी मिसाल ना होने के बराबर है। इस तरह के तजर्बात हुए हैं कि जिसमें एक ही लफ्ज को एक ही लफ्ज को सिर्फ जो है वो रिपीट किया गया है। सिर्फ एक ही वर्ड आखिर में आ रहा है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और इस तरह की जो नज़में होती हैं वो आमतौर पर जो बच्चों वाली नज़में होती हैं ना, बच्चों वाली नज़में, उसके अंदर इस तरीके के तजर्बात किए जाते हैं। जो आप तरह से कह सकते हैं कि जो मुअल्ला शायरी है,
ठीक है, उसके अंदर ये चीजें जो है वो उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, और दिल में किसके राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। तो इसमें राह और गुनाह, इसमें राह और गुनाह जो है ये काफिया होगा, और किए जा रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा जो है वो रदीफ बनेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा रदीफ आती है या आता है। अब रदीफ आती है या रदीफ आता है, हम इस चक्कर में ना ही पढ़े तो बेहतर है। वैसे तो रदीफ रदीफ होती है। ठीक है, रदीफ होती है। आप इसको अगर कहना चाहते हैं कि रदीफ होता है तो बेशक आप कह लें, इसमें आपको कोई मारेगा भी नहीं, कोई डांटेगा भी नहीं। ठीक है। अच्छा, काफिया जो है ये बदलता रहता है, और जो रदीफ है वो क्या होती है, वो एक ही रहती है या एक ही रहता है। तो इसमें ये इतना कोई, क्योंकि मुज़क्कर गैर हकीकी मुअन्नस गैर हकीकी का इतना इतना बड़ा मसला नहीं होता, जितना मसला हमने जो है वो बना दिया गया। अच्छा सर, ये काफिया के बाद में है, लेकिन इसका मानी पीछे आने वाला क्यों है? क्योंकि ये देखो, पीछे आने वाला, कि उसके पीछे आता है ना, कि पहले वो आता है और उसके उसके पीछे। यानी कि आप चले, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, यानी कि मैं आपके बाद आ रहा हूं। तो आप इस तरीके से आप उसको समझे ना, वो आगे पीछे वाला वो उसमें ना समझें कि पहले 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 आप आए, आपके पीछे मैं आऊंगा। तो ये चूंकि काफिया के पीछे आता है, यानी कि काफिया के पीछे से मुराद ये है कि काफिया और उसके बाद, तो उस अंदाज में जो है ना वो ये, इसको आप पीछे पीछे समझ लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रदीफ हमने पढ़ लिया, उसके बाद बैत। बैत क्या होता है? बैत का जो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दर हकीकत उर्दू के अंदर जो है वो अरबी जुबान से आया है। अरबी के अंदर ना बैतबाजी, आपने एक लफ्ज सुना होगा बैतबाजी, तो बैत अरबी से फारसी में आया, फिर फारसी से जो है ना वो अ, उर्दू के अंदर आ गया। तो एक ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, दोनों मिसरे जो है वो हम काफिया हों, तो वो शेर जो है उसको बैत भी कहा जाता है। वैसे तो तमाम अशार अशार होते हैं, लेकिन वो शेर आमतौर पर जो मतला होता है, वो एक बैत की सूरत में होता है। ठीक है। जैसे है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें कि ये हम काफिया है। ठीक है, दोनों मिसरे इसके क्या है, हम काफिया है। ठीक है। तो अब इस तरीके के जो अशार होते हैं उनको क्या कहा जाता होता है, उनको बैत और शेर में कोई डिफरेंस है या नहीं है? जी बिल्कुल है। हर जो बैत होता है वो शेर होता है, लेकिन हर शेर बैत नहीं होता, क्योंकि हर शेर जो होता है वो उसका वो हम काफिया तो नहीं होता ना। हर शेर के अंदर तो काफिया मौजूद नहीं होता, क्योंकि शेर का जो मतला होता है उसके अंदर काफिया होता है। मतले के बाद जो अशार आते हैं उसमें तो काफिया नहीं होता, उसमें तो जो दूसरा मिसरा होता है वो मतले के अकॉर्डिंग उसका काफिया होता है। मरियम, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो बेटा हर बैत जो है वो एक शेर होता है, लेकिन हर शेर बैत नहीं होता। ठीक है। अच्छा, डज दैट मीन के बैत वो जिसमें राइम हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। गजल में मक्ता होना जरूरी है? नहीं, गजल में मक्ता होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी गजलें ऐसी हैं कि जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करते, और जब वो इस्तेमाल नहीं करते तो उसके अंदर मक्ता नहीं होता, और उसके अंदर सिर्फ जो है वो गजल का आखिरी शेर होता है। गालिब की बेशुमार ऐसी गजलें हैं कि जिसमें गालिब ने अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, और नहीं, हमारा और सारा तो देखें, जाइना, सर इसमें जाइना कह रही है कि सर इसमें तो हमारा और सारा काफिया है। तो बेटा, तो हम काफिया है ना, तो हम इसमें हमारा और सारा जो काफिया है, तो फिर इसी वजह से तो इसको हम लोग बैत कह रहे हैं ना, सारा और हमारा। तो ये इसमें हम काफिया है, जाने है जो है ये इसमें रदीफ है। तो ये क्योंकि एक ऐसा शेर है कि जो हम काफिया है, तो इसलिए हम इसको बैत कहेंगे। ये चैट पता नहीं बार बार क्यों टॉप पे चली जाती है। काफिया तकरीबन जरूरी यार, मुबीन, अब अगर आपने अपना मैसेज 2 दफा टाइप किया ना, मैं आपको जवाब देना छोड़ दूंगा। आई 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 रियली फील एनॉयड कि जब आप एक सवाल को 4 4 दफा टाइप करते हैं, तो मुझे मुझे बुरा लगता है। ठीक है। तो एक दफा जब आप बात करते, इससे पता है क्या बुरा मुझे क्यों लगता है? बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे आपको ये भी चीज सिखानी है कि आपके अंदर पेशेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, सब्र भी आपके अंदर होना चाहिए। आप सवाल पूछें, सवाल पूछ के फिर अगले बंदे को आप कम से कम जवाब देने का टाइम तो देना। ठीक है, तो ये मैं सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को भी बेटा साथ साथ ना थोड़ा सा अपनी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी आप काम करते रह करें। काफिया तकरीबन जरूरी होता है? जी बिल्कुल, काफिया होगा तो काफिया से आपकी जो गजल है उसके अंदर एक तरन्नुम आएगा, उसका उसका वजन बराबर होगा, उसके अंदर एक राइम बनेगी। ठीक है, उसके अंदर गुनाइयत आएगी।
काफिया के बगैर आप अपनी गजल जो है उसको, वो तो फिर नसर बन जाएगी, वो तो फिर उसके अंदर से शेरियत जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर से शेरियत जो है वो खत्म हो जाएगी। इज मतला मैंडेटरी इन गजल? जी बिल्कुल, मतला मतला होना जरूरी होता है आमतौर पर। जो रिवायत है, आगे चल के रिवायत तब्दील हो जाए तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक यही रिवायत है कि गजल का या जो कसीदा होता है उसका जो पहला शेर होता है उसको हम रदीफ व हम काफिया ही रखा जाता होता है। जी बिल्कुल। मलाइका, जो राइट, हम कह सकते हैं कि जो मतला होता है वो बैत होता है। अच्छा सर, जिन अशार में रदीफ ना हो मगर काफिया हो, तो क्या फिर वो भी पोइट्री वाली क्वालिटी रखेगी? जी बिल्कुल, ऐसी गजल को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, गजल गैर मुरद्दफ बोलते हैं इसको। गैर मुरद्दफ, गैर मुरद्दफ गजल वो होती है कि जिसकी रदीफ एक जैसी नहीं होती, या जिसके अंदर रदीफ का कॉन्सेप्ट उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता कि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी गजल जो है ना वो उसको गजल गैर मुरद्दफ कहा जाता है। जॉन एलिया ने बहुत सारी गजलें गैर मुरद्दफ लिखी हैं। ठीक है, मोहसिन नकवी ने बहुत सारी जो गैर मुरद्दफ गजलें हैं वो लिखी हैं। सर, क्या गजल में रदीफ हो, उस गजल को क्या, उस वो तो गजल मुरद्दफ होती है ना, मुरद्दफ जिसमें रदीफ होती है और गैर मुरद्दफ जिसमें रदीफ नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फर्द। अभी आप कह रहे थे ना कि क्या हर शेर जो है वो मतलब हर शेर बैत होता है या नहीं होता। तो वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया ना हो, वो शेर फिर क्या कहलाता है? वो शेर फर्द कहलाता है। वो शेर क्या कहलाता है? फर्द कहलाता है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सम अप करूं तो जो मतला होता है, मतला को आप बैत भी कह सकते हैं, और मतला के अलावा जितने भी अशार होते हैं गजल के, कसीदा के, नाज़म के, उनको आप क्या कह सकते हैं? उनको आप फर्द कह सकते हैं। ठीक है। अब फर्द की मिसाल, कोई भी शेर जो मतला ना हो और जिसके जो हम काफिया ना हो, तो ऐसे शेर को आप क्या कह सकते हैं? ऐसे शेर को आप फर्द कह सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही फिर यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपने करने हैं। और अब हम इसके कर लेते हैं एमसीक्यूज। मिसरा क्या है? मिसरा क्या होता है जनाब? हम्म। शेर की जो एक सतर होती है उसको क्या कहते हैं? शेर की एक सतर को हम लोग मिसरा कहते हैं। अच्छा, शेर किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है? शेर किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है? शेर मुश्तमिल होता है जनाब दो मिसरों के ऊपर। और मतला किस चीज को बोलते हैं? मतला किस चीज को बोलते हैं? हाँ, गजल या कसीदे का पहला शेर, वेरी गुड, गजल या कसीदे का पहला शेर। और मतला में क्या खासियत होती है, सॉरी, मक्ता में क्या खासियत होती है? मक्ता, मक्ता में क्या खासियत होती है? मक्ता जो है उसमें शायर का तखल्लुस शामिल होता है। ऊपर एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि क्या गजल गाने होते हैं? गजल गाने नहीं होते। गजल के अंदर से एक शायरी की सिंफ निकली है जिसको गीत कहा जाता है। गीत। ठीक है, गीत। गजल में और गीत में फर्क है। गीत का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, गीत का अपना एक पैटर्न होता है, उसका अपना एक आहंग होता है। ठीक है, उसका अपना एक उस्लूब होता है, उसका अपना एक स्टाइल होता है गीत का। तो वो जो गाने होते हैं ना, गाने, वो दर हकीकत गीत होते हैं। और उसके अंदर फिर आप, और जब मैं कह रहा हूँ गाने, तो मैं यहाँ पर शुभ की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर मिखा सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हनी सिंह की बात नहीं कर रहा। ठीक है। या यहाँ पर मैं जो है ना वो तलहा अंजुम की भी बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो फिल्मी गीत होते थे जिनको जावेद अख्तर जैसे लोग, कतील शिफाई जैसे लोग जो है बोले कौन तलहा जी, यू नो व्हाट यू नो। तो वो जो गीत होते थे ना उनको गीत कहा जाता है। अभी के जो गाने हैं, मतलब मैं खुद भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उस पर कोई क्रिटिसाइज करूँ और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएं, लेकिन इसको आप उस कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते, रैप को, या ये जो सारी, हाँ, ए आर रहमान है, जावेद अख्तर है, इसी तरीके से कतील शिफाई ने गीत लिखे हैं, मुनीर न्याजी ने लिखे हैं। ठीक है। तो वो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता था। जी बिल्कुल, जो गम है या खुशी है तू, नाइन्थ क्लास की जो गजल है वो गजल है। उसको फिर नुसरत ने भी गाया है, और वो संजय दत्त की एक फिल्म में भी थी, लेकिन ये नासिर काज़मी की एक गजल है। बाज दफा फिर गजल को गाया जाता है। गजल को जब गाते हैं, तो गजल को जब आप गाते हैं तो उसको फिर आप जब गाने लगते हैं तो फिर आप उसको, गाने की जो लय होती है, गाने की जो सुर होती है, गाने की जो ताल होती है, गाने का जो
मुखड़ा होता है उसके मुताबिक फिर आप उसको ढालते हैं। ठीक है, उसमें फिर आप तू को लंबा करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर आप चीजों को जो है वो लेके चलते हैं। कवाली और गजल मिलते जुलते हैं? नहीं, कवाली और गजल बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है। अच्छा, वेल एनी हाउ, काफिया क्या होता है? हम्म हम आवाज अल्फाज जो है वो काफिया कहलाते हैं। रदीफ क्या चीज है? रदीफ, रदीफ जी, काफिया से पहले आने वाले अल्फाज नहीं, काफिया के बाद आने वाले अल्फाज। जैसे ही अब्दुल्ला ने कहा है सारे बी, तो साथ ही एक सी वाला ऑप्शन आ गया। काफिया के बाद आने वाले जो अल्फाज होते हैं ना, वो कहलाते होते हैं, रदीफ कहलाते होते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो इसमें काफिया क्या होगा? हमारा और सारा। ठीक है। अच्छा, मैंने पहले यहाँ पे पूरा शेर लिखा था, लेकिन फिर वो ना नीचे वाली लाइन पे आ रहा था, तो फिर मैंने कहा यार इतना नहीं लिख देता हूँ, मैं यहीं से बच्चों को समझा दूंगा। जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग फर्द कहते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। ये किस किस्म का शेर है? जी, तो ये एक फर्द है, ये एक फर्द है। और बंद क्या होता है? बंद, बंद क्या होता है? हम्म यस, बंद होता है अशार का मजमुआ। और रदीफ की क्या खासियत होती है? रदीफ की क्या खासियत होती है जनाब? काफिया के बाद आती है। ऑल राइट, और मतला सानी क्या होता है? मतला सानी, मतला सानी, दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। और मक्ता का लुग़वी मानी क्या है? मक्ता का लुग़वी मानी, मक्ता का लुग़वी मानी है खत्म होना। नहीं, आगाज होना नहीं फातिमा बेटा, खत्म होना। और बैत और फर्द में क्या फर्क होता है? बैत और फर्द में काफिया नहीं होता। और मतलब के दोनों मिसरे किस खुसूसियत के हामिल होते हैं? मतलब के दोनों मिसरे किस खुसूसियत के हामिल होते हैं? दोनों हम काफिया होते हैं। और शायर का तखल्लुस आमतौर पर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? मक्ता में। और गजल के किस शेर में काफी और रदीफ लाजमी होते हैं? मक्ता में, सॉरी मतला में। और रदीफ की क्या मिसाल हो सकती है? हाँ, हाँ है बार बार आने वाला, बार बार आने वाला। और दरवाजे का एक पट किस चीज की तारीफ है? दरवाजे का एक पट, मिसरा। और अगर एक गजल में तीसरा शेर हम काफिया हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मतला सालिस। और इसके साथ ही हम लोग आ गए इल्म बदी पे। ठीक है, इल्म बदी पे। अब बदी के मानी क्या है? बदी के मानी हैं यूनिक, नादिर, या एक नई इजाद करदा चीज। ठीक है, बदी। ठीक है, यानी कि एक बिल्कुल नई चीज। जी जारिफ बेटा, जारिफ जी, बच्चे ये नोट्स जो हैं ये ग्रुप में शेयर्ड है, ग्रुप में शेयर्ड है। अच्छा, अब्दुल्ला खान कह रहे हैं कि जी 14 नंबर एमसीक्यू समझा दें। जी मेरी जान, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बैत और फर्द में क्या फर्क होता है। तो बेटा जो बैत होता है ना, बैत, बैत के दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। दुल्ला, बैत के बेटा दोनों मिसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हम काफिया होते हैं। और जो फर्द होता है, यानी कोई भी शेर, आम जो स्टैंडर्ड शेर होते हैं, जिसमें पहले मिसरे का और दूसरे मिसरे का काफिया एक नहीं होता। जैसे जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। तो अब इसमें पहला मिसरा और दूसरे मिसरे का काफिया एक नहीं है। ठीक है, तो अब ये शेर आप इसको फर्द कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शेर कि जिसका पहला पहला मिसरा और दूसरा मिसरा हम काफिया हो तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बेटा बैत बोलते हैं। लाजमी नहीं है कि वो पहला शेर हो, वो कोई भी शेर हो सकता है। सर जी, मेरे ये मैसेज आपको रिसीव हुआ? जी बिल्कुल रिसीव हुआ। अभी डाकिया आया है बाहर, उसने बेल दी है, उसने कहा जी ये वासे का एक मैसेज है आपके लिए। मैंने उसको रिसीव किया है, रिसीव करके मैंने उसको चूमा है, चूम चूम के उसको मैंने अपने दिल से लगाया है। वासे, यस आई रिसीव योर मैसेज।
अच्छा, इल्म बदी। बदी के मानी है अनोखी चीज, नई चीज, ठीक है, नई इजाद करदा चीज। तो कलाम की खूबसूरती के लिए शायर क्या करते हैं? शायर ऐसी यूनिक यूनिक किस्म की, बिल्कुल एक ऐसी, नादिर का मतलब होता है यूनिक, नादिर, ऐसी नादिर अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल करते हैं जो कि आम जुबान का खासा नहीं होती। यानी आम जुबान के अंदर हम इस तरह की चीजें जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। तो अंग्रेजी में हम इसको पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं, हम इसको फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, हम इनको लिटरेरी डिवाइसेस भी बाज दफा कह देते हैं। अगरचे लिटरेरी डिवाइस में और पोएटिक डिवाइस में फ़र्क होता है, यानी तमाम पोएटिक डिवाइसेस लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन तमाम लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो पोएटिक डिवाइसेस नहीं होती। बहरहाल, तो जिस तरीके से अंग्रेजी के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, तो उर्दू के अंदर हमारे पास क्या है? इल्म बदी है। और इसकी दो अकसाम है। ठीक है। सनाए लफ्जी और सनाए मानवी, इनको हम लोग सनाए भी बोलते हैं। सनत, सनत की जमा जो है वो सनाए है। सनत की जमा क्या है? सनाए। सनत की जमा सनतें भी हो सकती है और सनत की जमा सनाए भी हो सकती है। सनाए लफ्जी, अब सनाए लफ्जी से क्या मुराद है? सनाए लफ्जी से मुराद बेटा कि लफ्जों के जरिए, लफ्जों के हेर फेर से, या लफ्जों के एक अनोखे इस्तेमाल से शायरी के अंदर हुस्न पैदा करना, शायरी के अंदर खूबसूरती पैदा करना जो है, ये सनाए लफ्जी कहलाता है। जिस तरह अंग्रेजी के अंदर नहीं ओनामेटोपोया होता, एलिट्रेशन होती, एजोनेंस होती है, कॉन्सोनेंस होती है, तो ये क्या होती है? ये दर हकीकत आप यू कह सकते हैं कि ये सनाए लफ्जी हैं। कि इसका मानी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जब आप कहते हैं कि बिग ब्लू बस, तो बिग ब्लू बस जो है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अजीब व गरीब किस्म का, कोई यूनिक किस्म का मीनिंग जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन कलाम के अंदर खूबसूरती आ जाती है, कलाम के अंदर रिदम आ जाता है। और इस रिदम का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? वो लफ्जों को जा रहा होता है। यस, एग्जैक्टली, ये पोएटिक डिवाइसेस है जारिफ। तो सनाए लफ्जी से मुराद ये है कि जैसे आपके पास ना, अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो सनत तकरार हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सनत तजमीन हो गई, तो ये इनका ताल्लुक जो है वो आमतौर पर क्या होता है? ये सनाए लफ्जी के साथ होता है। सनत तकरार हो गई, सनत इसी तरीके से तजनीस हो गई, सनत तजनीस। और ये दोनों जो हैं खास तौर पर सनत तजनीस और सनत तकरार है, ये दोनों जो हैं ये सनाए लफ्जी में आते हैं। उसके बाद है सनाए मानवी। ठीक है, मुराद और नजीर भी, मुराद और नजीर भी आप कह सकते हैं कि वो भी लफ्जी में आती है। अच्छा, अब सनाए मानवी में क्या होता है? कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि जिनका मानी इतना यूनिक हो, जिनका मीनिंग जो है वो इतना डिफरेंट हो, इतना कैची हो, इतना क्रिस्पी हो, इतना खूबसूरत हो, इतना जाज़िब नज़र हो, कि उससे कलाम के अंदर क्या हो जाए? खूबसूरती पैदा हो जाए। तो ये है सनाए लफ्सी का और सनाए मानवी का कॉन्सेप्ट। अगरचे ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता कि सनाए लफ्सी और सनाए मानवी में क्या फ़र्क है, लेकिन आपको सनाए लफ्सी और सनाए मानवी का जो फ़र्क है वो जनरली आपको, इन जनरल जो है वो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम वन बाय वन जो है वो इनको क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है और सबसे मशहूर सनत तलमीह। ठीक है, सनत तलमीह। अब तलमीह जो है, तलमीह का लफ्ज जो है ये निकला है मिलहोन से। अब ये बात को समझिएगा, मिलहोन, मिल्ह। अब मिल्ह जो है, अब ये शायद आपको ये चीज पहले से पता नहीं होगी, मिलहोन। अब मिल्ह जो है, जो बच्चे रहते हैं अरेबियन पेनिनसुला में रहते हैं, गल्फ के अंदर रहते हैं, तो उनको पता होगा कि मिल्ह जो है ये साल्ट को कहते हैं, नमक को कहते हैं। तो तलमीह यानी कि एक ऐसा इशारा, एक ऐसी चीज इस्तेमाल करना शायरी के अंदर, जो कि उस जुमले के लिए या उस शेर के लिए एक स्पाइस बन जाए, उसको ना सॉल्टी कर दे। यानी कि उसको, आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि उसको ना, जैसे एक साल्ट होता है ना, साल्ट, आप किसी भी दुनिया का कोई भी खाना है उसके अंदर आप नमक ना डालें, ठीक है, नमक ना डालें, तो वो फीका फीका सा, फीका फीका सा लगता है। तो सनत तलमी जो है ना, ये दर हकीकत शेर को ना नमकीन बना देती है। शेर को क्या बना देती है? नमकीन बना देती है। ये दे देखें कितनी खूबसूरत चीज है। अंग्रेजी में जो सनत तलमी है, इसको हम लोग एलुजन बोलते हैं, लेकिन पहले हम इसको उर्दू में समझ लेते हैं। लेकिन सर, सनाए मानवी में
भी तो वर्ड से ही क्रिएट होते हैं, तो फिर सनाया लफ्जी से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? दोनों का पर्पस तो यूनिकनेस है। देखो, जब मैं कहता हूं कि पंखड़ी के नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है, या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो अब मुझे बताओ कि जो इब्ने मरियम का लफ्ज है, इस लफ्ज से शेर में हुस्न पैदा हो रहा है, या इब्ने मरियम के साथ, लफ्ज के साथ जो मानी जुड़ा हुआ है, उस मानी से खूबसूरती शेर के अंदर आ रही है? मरियम, आप बताओ मुझे। हम्म, बताओ। जो इब्ने मरियम के लफ्ज के साथ जो मानी जुड़ा हुआ है, यानी हजरत ईसा की तरफ इशारा, ठीक है, हजरत ईसा की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो जो खूबसूरती कलाम के अंदर आ रही है, वो लफ्ज खाली इब्ने मरियम के लफ्ज से नहीं आ रही, बल्कि इसके अंदर जो मानी छुपा हुआ है, या इसका जो एक तारीखी हवाला है, शेर के अंदर खूबसूरती उससे आ रही है। ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, तो इसमें पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ठीक है, इसके अंदर अपनी एक खूबसूरती छुपी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि पत्ता बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता बूटा हाल हमारा जाने है, तो वो वाली खूबसूरती नहीं आती जितनी पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो इसमें देखें ना, पत्ता पत्ता, तो उससे क्या होती है, उससे ये जो लफ्जों की तकरार है, अब इस शेर के अंदर जो खूबसूरती पैदा हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि पत्ते का नाम आप लेते हैं तो यार क्या क्या लफ्ज शायर ने यूज किए। नहीं, इसकी रेपिटिशन से शेर के अंदर क्या आ रही है, खूबसूरती पैदा आ रही है कि कितनी खूबसूरती के साथ उसने पत्ता पत्ता बूटा बूटा, फिर उसके बाद जाने ना जाने, ठीक है, गुल ही ना जाने। तो अब इसमें देखें ना, रेपिटिशन से, लफ्जों की रेपिटिशन से शायर ने क्या किया है, खूबसूरती पैदा की है। ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर चीज होती है। अच्छा, अब यहां पर बात को समझें, बात को समझें। सनत तलमी क्या होती है? कलाम में किसी मशहूर वाक़े, किसी तारीखी किस्से, या किसी तारीखी शख्सियत का, या किसी आयत का, या किसी हदीस का जिक्र करना जो है, ये सनत तलमी कहलाता है। तो उर्दू के अंदर इब्न मरियम, कोहे तूर, कब्र दारा, गोरे सिकंदर, आतिश नमरूद, यद बैजा, हुस्न यूसुफ, जुलेखा, सागर जम, इसी तरीके से अगर वाक़या बद्र का जिक्र होता है, या उसमें जो है वो कुरान की कोई आयत जो है उसका जिक्र होता है, किसी हदीस का उसमें हवाला आ जाता है, तो वो सारी की सारी जो तराकीब हैं, या सारी की सारी ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें इसके अंदर लिस्ट हुई भी हैं, कोई मशहूर वाकया हो सकता है, कोई किसी तारीखी शख्सियत का हवाला हो सकता है, तो ये सारा का सारा फिर क्या बन जाता है, ये सनद तलमी आ जाता है। सर, जब पेपर में तलमी आ जाए, तो इस शेर के साथ ये भी लिखेंगे कि क्या तलमी है, जैसे इब्ने मरियम की तलमी इस्तेमाल हुई है? जी बिल्कुल, ऐसे ही अगर आपको एक शेर दिया जाता है, लेट्स सपोज एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस में, और आपको कहा जाता है कि इसमें से सनद तलमी बताएं, या आप कोई भी सनद आप बताएं, तो जब आप कोई सनद बता रहे होते हैं, एंड इवन इन अंग्रेजी, जब आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है वो फाइंड आउट करना होता है, तो आपने खाली ये नहीं करना होता कि आप बता दें इसमें पर्सोनिफिकेशन है, या इसमें सनत तलमी पाई जाती है। आपने उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, फिर जाके आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिलते हैं। खाली ये बता देना कि इसमें पर्सोनिफिकेशन है, इससे आपको 2 नंबर पूरे नहीं मिलते। या खाली आप बता दें कि इसमें सनद तकरार इस्तेमाल हुई है, तो उससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। आपको उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली आपको उसको एग्जाम्पलीफाई करना पड़ता है, आपको डेफिनेशन देनी पड़ती है, फिर उस शेर का हवाला देना पड़ता है, फिर उसमें से आपको समझाना पड़ता है कि इसमें कैसे सनत तलमी है, या कैसे सनत तजाद है, या कैसे सनत मुराद नज़ीर है। अब आगे चलते हैं। सनत मुराद नज़ीर, मुराद नज़ीर, अब मुराद का लफ्ज निकले रियायत से, और नज़ीर का मतलब होता है मिसाल। ठीक है, नज़ीर का मतलब क्या होता है, मिसाल। यानी कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो एक ही मुनासबत से हों, एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हों, एक ही मौजू के अंदर आते हों, एक ही उन्वान के तहत जो मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, उनको जब आप किसी शायरी का, किसी शेर का हिस्सा बनाते हैं, तो वो फिर क्या बन जाती है, वो सनत मुराद नज़ीर बन जाती है। ठीक है, बड़ा एक मशहूर वो जो शेर है, मेरा जाती तौर पर पसंदीदा शेर भी है, कि है तमन्ना के रहे नाद से खाली मेरे, है तमन्ना के रहे नाद से खाली तेरे,
ना मेरा शेर, न किता, न कसीदा, न गजल। तो अब इसमें देखें ना कि शेर, किता, कसीदा, गजल, तो एक ही कैटेगरी के अल्फाज हैं। अब यहां पर देखें कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदुम को जला दो। ठीक है, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदुम को जला दो। तो अब इसमें खेत, दहकां, दहकां किसान को बोलते हैं। ठीक है, नहीं मुतरादिफ नहीं होते, मुतरादिफ नहीं होते। आप मुझे बताओ कि खेत और दहकां, दहकां किसान को बोलते हैं, तो क्या खेत और किसान एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं? हम्म। नहीं, मुतरादिफ तो नहीं है ना। तो मुतरादिफ नहीं होते, एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ही मुनासबत से होते हैं। देखिए ना, खेत, दहकां, रोजी, फिर उसके बाद खोशा गंदुम, तो ये एक ही कैटेगरी के अल्फाज हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ज़राअत के, एग्रीकल्चर के अंदर ये अल्फाज जो हैं, ये वाली जो टर्म्स हैं वो क्या होती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। सर रिलेशन सेम नहीं है सर इसमें। क्यों रिलेशन सेम नहीं है? देखो, खेत, किसान, रोजी, गंदुम, तो ये एक ही कैटेगरी के अल्फाज है ना। ठीक है, एक ही कैटेगरी के अल्फाज हैं। महद, अब तुम अपना पूरा पेपर मुझसे सॉल्व ना करवाओ। ठीक है, मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, अभी महद का आज उर्दू का पेपर था, तो ये एक एक करके ना हर 2 मिनट बाद एक एमसीक्यू भेज देता है। सर इसका मतलब क्या है? सर इसमें कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, बाद में कंफर्म कर लेना बेटा, बाद में कंफर्म कर लेना। ठीक है। यस, कोई ना कोई रेलेवेंस होती है, मतलब देखिए ना, एक कैटेगरी होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ फिल्म्स, फिल्म्स की बात करें, तो फिल्म्स के अंदर आप किस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे? फिल्म के अंदर आप कहेंगे एक्टिंग, स्टोरी लाइन, प्लॉट, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, विलन, हीरो, सस्पेंस, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर आप क्या कहेंगे? मैच, पिच, ड्रॉ। ठीक है, इसी तरीके से विकेट कीपर, पेसर, बैट्समैन। ठीक है, मिडल ऑर्डर। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे वो आप उसमें यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह के वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्कूल की अगर बात हो तो उसमें उस्ताद, शागिर्द, पेपर, प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज आएंगे। तो इस तरीके की एक रेलेवेंस होती है। उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो एक रेलेवेंस जो है वो बरकरार रखते हैं। तो फिर उससे क्या बनती है? सनत मुराद व नज़ीर बनती है। उसके बाद है सनत हुस्न तालील। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सनत हुस्न तालील। जी बिल्कुल नायाब। हो मेरा हो मेरा रेशा गुल, हो मेरा रेशा उम्मीद। ये आपने शेर ही गलत लिख दिया। हो मेरा रेशा उम्मीद, वो नखले सरसब्ज, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में फल। ये आपने शेर गलत लिखा है। इसी तरीके से शेर लिखते हो पेपर्स में और फिर एग्जामिनर जो होता है ना वो रगड़ा दे देते हैं आपको। शेर दुरुस्त लिखा करें और शेर दुरुस्त लिखने की आदत डालें। ठीक है, ये आप लोग वो उसकी वो जो क्या नाम है उसका, यार उसका क्या नाम है, वो जो शहीर जाफरी है, ये क्या नाम है, शामिर। उसकी तुम लोग वो पॉडकास्ट सुन के ना, तो वो जो उसमें फजूल किस्म के, बिल्कुल फटीचर किस्म के शेर वो सुना रहे होते हैं। तो वो वाले शेर सुन सुन के ना तुम लोग की अपने जो शेर हैं वो उल्टे 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 सीधे हो जाते हैं। या यस शावीर। तो वो उसकी मैं एक सुन रहा था, वो अजीब व गरीब, मतलब उसमें 2 घंटे की उनकी वो पॉडकास्ट थी। उसमें वो दोनों मियाँ बीवी थे या पता नहीं कौन थे। तो वो उसमें पूरे 2 घंटे के अंदर उन्होंने एक शेर भी ठीक नहीं पढ़ा। तो शेर जो है ना वो ठीक लिखा करें, पेपर में आप शेर गलत लिख देते हैं और फिर उससे आपका जो है ना वो नंबर कट जाते हैं। करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ता हों जैसे। एक पहले नंबर पर तो ये शेर ही नहीं है। ठीक है जायना, बेटा दिस इज नॉट अ शेर। ये उसी तरीके का शेर है जिस तरीके के वो शावीर सुना रहा होता है, ये उस तरह के शेर हैं। ये शेर ही नहीं है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर यह है कि इसके अंदर सनत मुराद व नज़ीर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक कैटेगरी के कोई अल्फाज नहीं आ रहे। इसमें सिर्फ एक जो है वो, आप एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक तशबीह इस्तेमाल हुई है। प्यासे। अच्छा आप देखें, सनत हुस्न तालील पे आते हैं। ठीक है, हुस्न तालील पे किसी बात की एक ऐसी वजह बयान करना जो कि उसकी शायराना वजह हो, हकीकी वजह ना हो। यानी कि एक एक चीज है, एक फिनोमिनन है, एक काम है जो कि नेचुरली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। और आप एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन, एक फितरी तौर पर होने वाले एक काम की आप एक शायराना वजह बयान करते हैं। शायराना वजह जो कि उसकी हकीकी वजह नहीं होती। जैसे ना,
प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। ठीक है, अब मीर अनीस जो हैं वो यानी कि जो अहले बैत हैं, अहले बैत अतहार हैं, उनकी जो प्यास है करबला के मैदान में, उसका तज़किरा इस अंदाज में करते हैं कि वो कहते हैं कि दरिया, हालांकि दरिया फुरात का जो पानी है उसके अंदर जो लहरें बन रही थी वो तो नेचुरली बन रही थी। दरिया के पानी के अंदर जो नहरें होती हैं वो नेचुरली बनती हैं। लेकिन अब वो दरिया की जो लहरें हैं, दरिया जब पानी उसका जो है वो नहर का पानी ऐसे करके ठाठे मारता है और उससे लहरें जो है वो बनती हैं, तो उन लहरों लहरें बनने को शायर किस अंदाज में कह रहे हैं कि चूंकि उस दरिया के किनारे अहले बैत का काफिला प्यासा था, तो उनकी उस प्यास को देखकर दरिया जो था वो बेचैन होता था, वो रेस्टलेस होता था, और उससे उसके अंदर जो थी वो लहरें बनती थी। अच्छा, इसी तरीके से एक और शेर है हुस्न तालीब की मिसाल में कि बेवजह जलजला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब सरे खाक कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। यानी शायर कह रहे हैं कि ये जलजला ऐसे नहीं आता। ठीक है, शायर जो है वो इसकी एक अपनी मतलब जियोलॉजी और वो सारी चीजें साइड पे रख के शायर कहता है कि कोई जमीन के नीचे कोई बेताब आदमी है, वो तड़पता है और उसके तड़पने से जलजला आता है। अब भाई ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब शायर क्या कर रहा है, शायर इसकी एक शायराना यानी कि एक जलजले की एक शायराना वजह बयान कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि मेरी तरह से महो महर भी हैं आवारा। माह बोलते हैं इसको चांद को, और महर बोलते हैं किसको, सूरज को। यानी शायर ये कह रहे हैं कि मेरी तरह से चांद और सूरज जो है वो भी क्या हैं, वो आवारा हैं, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। ठीक है, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। ठीक है, वो इसका इसी इसी गजल का एक शेर है कि हमें खबर है दुश्मनों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो अब यहाँ पे देखें कि शायर कह रहे हैं कि जो चांद और सूरज जो हैं वो भी मेरी तरह से लोफर हैं, मेरी तरह से आवारा हैं। वो भी अपना कोई अपने लिए जो है ना वो कोई बंदा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अपने लिए कोई महबूब ढूंढ रहे हैं। अब चांद और सूरज जो हैं, मतलब डज इट मेक एनी सेंस कि चांद जो है वो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, वो इसलिए डेली आता है। ठीक है, तो या सूरज जो है वो जी आता है कि जी किसी तरीके से जो है ना वो मैं पाकिस्तान के ऊपर जाऊंगा तो कोई रिश्ते वाली आंटी मुझे देखेगी और मेरा जो है ना वो किसी से मेरा रिश्ता करवा देगी। ऐसे थोड़ी आते हैं वो। ठीक है, मतलब उन्हें पता है कि यार शादी एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए चांद और सूरज जो है वो इन चक्करों से आजाद हो चुके हैं। लेकिन शायर जो है वो कहता है कि नहीं, ये भी मेरी तरह से आवारा है और ये किसी हबीब की जुस्तजू में फिर रहे हैं। तो अब ये क्या है कि शायर जो है वो चांद और सूरज की जो गर्दिश है उसको क्या कर रहा है, उसको उसकी एक शायराना वजह जो है वो यहाँ पर आपके सामने बयान कर रहा है। तो ये क्या है, सनत हुस्न तालील है। अच्छा, अब उसके बाद है सनद लफ़ नशर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जरा आप लोगों के शेर भी पढ़ लेता हूँ। जेरे जमून, हाँ बिल्कुल, जेरे जमीन से आता है जो गुले सोजो बकफ। ये आप शेर गलत लिख रही हो नायाब, आप मेरी शायरी का भी जनाजा निकालोगी। ठीक है, गुल सौ जर बकफ, ये है जेरे जमीन से आता है जो गुल सौ जर बकफ। ठीक है, सौ जर बकफ, ये आपने सौ जो बकफ लिख दिया है। कारून रास्ते में लुटाया खजाना क्या, इसमें है नहीं आता। कारून रास्ते में लुटाया खजाना क्या, क्या क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, दी होती गर गवाही दीवार ने यूसुफ की, तो लोग गुनाह ना करते कभी दीवार के सामने। ये भी शेर नहीं है, शफी जो आपने लिखा है ये शेर नहीं है। अच्छा, पहुंचता है हर एक माह किसी के आगे, आगे दौर जमा उसका किसी को तश्न लब, रखता नहीं है उल्फत आम उसका। ये पता नहीं, मैंने ये शेर मोहसिन सुना हुआ भी नहीं है, पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे शायद इसको पढ़ने में भी थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। सर, उर्दू शायर इतने मुश्किल लफ्ज क्यों यूज करते हैं? उर्दू शायर लफ्ज मुश्किल यूज नहीं करते। असल में आप लोगों की जो उर्दू है ना, वो ये इसने स्नैपचैट ने और ट्विच ने और इस तरह की जो एप्स है ना उन्होंने खराब कर दी है। ठीक है, तो वरना अगर आप किताबें पढ़ते और आप शायरी को पढ़ते या इसी तरीके से, तो फिर आपको ये मुश्किल ना लगती। हम लोग जब आप लोग की उम्र में होते थे तो हम लोग ये पढ़ते थे, अफसाने पढ़ते थे, किताबें पढ़ा करते होते थे। ठीक है, लाइब्रेरी में रोजाना जाना, रोजाना नई किताब इशू करवानी, किताबों पे लड़ना,
ठीक है, वो घर में रिसाले लगे हुए होते थे तो आपस में हम लड़ पड़ते थे, मैं पहले पढ़ूंगा, मैं पहले पढ़ूंगा। क्योंकि हमारे टाइम पे इस तरह की एंटरटेनमेंट थी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को बहुत नेक थे या बहुत हम लोग कोई बड़े कोई कंपोज किस्म के बच्चे थे। वी वर लकी इनफ कि हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं थी। अगर होती तो हम भी आपकी तरह होते, राइट। तो उस उसका हमें ये एक एज मिल गया, जो हमारे वाली जो जनरेशन है, मिलेनियल्स हैं या उससे पहले वाली जो जनरेशन हैं, कि हमारे पास क्योंकि करने को कुछ और होता नहीं था, तो हम अपना टाइम किल करते थे किताबें पढ़ के और नॉवेल्स पढ़ के, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के। तो इससे ये हुआ कि हमारी उर्दू कंपैरेटिवली बेहतर हो गई। तो आप लोगों के पास क्योंकि करने को और बहुत कुछ है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की उर्दू जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपकी होनी चाहिए। वरना बेटा ये कोई इतनी मुश्किल जबान नहीं है, या ये कोई इतने मुश्किल अल्फाज नहीं होते। अच्छा, तो सनत हुस्न तालील भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हम चलते हैं कि सनत लफ़ व नशर। ठीक है। सनत लफ़ व नशर, अब ये इसको समझिएगा, मैं शायद यही पढ़ा के ही और उसके बाद अगली जो है वो फिर बहुत आसान है। और लेकिन हम इसको जो रिमेनिंग वन है उनको कल करेंगे, बजाय इसके कि मैं आपको जल्दबाजी में पढ़ा दूं। तो हम जो रिमेनिंग वंस हैं उनको हम, कल पढ़ेंगे। लफ़ व नशर। अब लफ का मतलब होता है लपेटना। लफ का मतलब क्या होता है? लपेटना। और नशर का मतलब होता है फैलाना। लफ का मतलब लपेटना और नशर का मतलब फैलाना। अब शायर करता क्या है बाज दफा, कि जो पहला मिसरा होता है, ठीक है, शेर का जो पहला मिसरा होता है, उसमें ना वो आपको सिर्फ एक हिंट देता है। किसी बात का क्या करता है, किसी बात का एक हिंट देता है, ठीक है। और अगले मिसरे के अंदर उसी बात को वो क्या कर देता है, उसी बात को वो उस बात को वो एक्सप्लेन कर देता है। उसी बात को क्या कर देता है, उसको वो समझा देता है। ठीक है, उसको वो क्या कर देता है, उसको समझा देता है या उसकी वो वजाहत कर देता है। तो ये जो टेक्निक है, इसको हम लोग बोलते हैं सनत लफ़ व नशर। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सनत लफ़ व नशर। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है, डूब कर जाना है नहीं, आशिर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये लफ़ व नशर की एक एग्जाम्पल है। अब यहां पर जो शेर लिखा हुआ है उसको आप देखें। और इसकी इसकी दो अकसाम होती हैं। ठीक है, लफ़ व नशर की दो अकसाम है, लफ़ व नशर मुरत्तब और लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। मुरत्तब का मतलब है तरतीब के साथ, और गैर मुरत्तब का मतलब है बगैर किसी तरतीब के। यानी कि मिसाल के तौर पर शायर ने पहले मिसरे के अंदर दो चीजों का हिंट दिया। दो चीजों का हिंट दिया। अब जिस तरतीब से हिंट दिया, अगर उसी तरतीब से ही उनकी वजाहत करता है, ठीक है, यानी कि पहले अगर चांद का हिंट दिया, फिर उसके बाद परिंदे का हिंट दिया, और अगले मिसरे में पहले चांद का जिक्र करे और फिर परिंदे का जिक्र करे, तो इसका मतलब यह है कि ये लफ़ व नशर मुरत्तब है। और अगर वो उस तरतीब को उल्ट कर दे, कि पहले मिसरे के अंदर चांद का हिंट दिया और परिंदे का हिंट दिया, और अगले मिसरे में पहले परिंदे की वजाहत कर दी और फिर चांद की वजाहत की, तो अब ये क्या बन जाएगी, ये लफ़ व नशर गैर मुरत्तब बन जाएगी। ठीक है, लफ़ व नशर क्या बन जाएगी, गैर मुरत्तब बन जाएगी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए वाला शेर जो है, ये लफ़ व नशर की एग्जाम्पल है। नहीं, इतना इतनी सिंपल नहीं होती लफ़ व नशर। आप कह सकते हैं कि ये लफ़ व नशर है, कह सकते हैं कि वो नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है, कि ये भी लफ्ज़ व नशर है, आप कह सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि इसमें लफ्ज़ व नशर पाई जाती है, तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि पहले में उसने उसको उसकी उसको अपने इंटरप्रिटेशन को, या जो वो कहना चाहता था उसको, उसने पहले मिसरे में स्क्वीज किया है और अगले मिसरे में उसको क्या किया है, रिलीज किया है। ठीक है। शमा जलती रही रात भर और गुल खिलते रहे, हवा चलती रही देर तक और चांद चमकता रहा। तो इसमें तो कोई लफो नशर नहीं है। इसमें तो बेटा महानूर, इसमें तो कोई इसमें तो पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में, दोनों मिसरों में अलग अलग मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। अब यहां पर मुरत्तब और गैर मुरत्तब को समझें। सबसे पहले हम देख लेते हैं गैर मुरत्तब को। अब शायर कहता है कि एक सब आग एक सब पानी। अब इससे हमें समझ नहीं आती कि क्या चीज पानी है और क्या चीज आग है। अब ये क्या है, इसमें लफ है, लपेटा गया है इसमें बात को। अगले मिसरे में कहता है कि दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। दीदा और दिल, दीदा बोलते हैं आंख को, मुझे कहता है दीदे फाड़ फाड़ के देखना, दीदा आंख को बोलते हैं। दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। तो आप देखें, आंख जो है, आंख में पानी होता है, और दिल जो है उसमें जलन, और कहते हैं मेरा दिल जल रहा है, ठीक है, आपने मेरा दिल जला दिया। ठीक है। तो अब इसमें देखें कि आग
और ये अजाब, और मैंने कि इसको पहले जिक्र किया। और पानी है दीदा। तो अब इसमें देखें ना कि ये है एक्स, और ये भी अगर आप इसको भी एक्स कर देते हैं, इसको आप वाई कर देते हैं, तो इसको भी आप वाई कर दें, तो अब इसमें एक्स वाई, लेकिन यहां पर वाई एक्स कर दिया, तरतीब को उल्ट कर दिया। अब ये क्या है? लफो नशर गैर मुरतब है। अब तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, ये दुनिया। अब ये दुनिया और वो दुनिया, तो ये दुनिया को पहले एक्सप्लेन किया कि यहां मरने की पाबंदी है, और वो दुनिया यानी आखिरत की दुनिया, वहां जीने की पाबंदी है। तो जिस तरतीब के साथ हिंट दिया, उसी तरतीब के साथ ही आगे क्या कर दी, उसकी वजाहत कर दी। तो फिर ये क्या बन गई? ये लफो नशर मुरत्तब बन गई। कितना सभी चेहरा, कितना स्याह, जुल्फ फैला हुआ उजाला, सिमटी हुई घटाएं, उजाला, जुल्फ, जुल्फें फैला हुआ उजाला, जुल्फें फैला हुआ उजाला, सिमटी हुई घटाएं। ये आपने इसमें भी मुझे लगता है शेर में कोई गड़बड़ की है मौसन। तो अब देखें कि दिस इज हाउ सनत लफ व नशर जो है वो इस तरीके से काम करती है। और उसके बाद मैं आपको ये सिर्फ यहां तक पढ़ाऊंगा। अच्छा, सनत तजमीन। तजमीन बहुत आसान है, और इसको समझना भी आसान है, इसको स्पॉट करना भी बहुत आसान है। बाज दफा शायर क्या करते हैं, शायर जो हैं वो किसी दूसरे शायर का एक मिसरा लेके, और उस मिसरे के ऊपर अपना एक मिसरा डाल के एक नया शेर बना लेते हैं। इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं गिरा लगाना। गिरा लगाना, ठीक है, गिरा लगाना, यानी कि किसी के मिसरे के ऊपर अपना एक मिसरा डाल के उससे क्या बना लेना, एक नया शेर बना लेना। तो शायर जो है वो जब किसी, चोरी नहीं होती ये, चोरी नहीं होती। चोरी तो तब है कि जब आप किसी की चीज लें और आप उसका हवाला ना दें, आप उसका रेफरेंस ना दें। तो जब आप रेफर कर देते हैं, तो रेफर करने से फिर वो चोरी नहीं रहती। ठीक है फातिमा, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। ये तुम पता नहीं फ्रिज से भी चीजें उठा के खा जाती हो, छोटे बहन भाइयों के बैग्स में से भी तुम जो है ना वो चीजें निकाल के खाती रहती हो। तो हर कोई तुम्हारी तरह चोर नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो ये फातिमा को लगता है कि शायद सारे फातिमा की तरह है। अच्छा, वक्त सब कुछ सिखा देता है, बस क्लास का लेक्चर नहीं सिखाता। अच्छा, तजमीन की एग्जांपल यहाँ पे ये लिखी हुई है ना, कि बना है कोड ये नीलाम की दुकान के लिए। अब ये जमीर जाफरी का पहला शेर है। और सलाह आम है यारान नुक्ता के लिए। अब ये दूसरा शेर जो है ये मिर्जा गालिब का है। ठीक है, मिर्जा गालिब का है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो दूसरे शायर का जो शेर होता है ना, वो आमतौर पर किस में लिखा जाता होता है? वाबैन में लिखा जाता है, यानी कि आप उसको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। ठीक है, वाबैन आप डालते हैं, तो वाबैन से ये पता चल जाता है कि अच्छा ये शेर जो है ये शायर का अपना नहीं है। अच्छा, महानूर कह रही है कि शमा जलती रही रात भर और गुल खिलते रहे, हवा चलती रही देर तक और चांद चमकता रहा। सर, यहाँ शमा और गुल का जिक्र पहले हुआ है, और फिर उसकी तफसीलात से जिक्र जलती रही और खिलते रहे का, गुल खिलते रहे। नहीं देखो, ये तो पहले मिसरे के अंदर ही होगी ना कि शमा जलती रही, गुल खिलते रहे। अब अगले शेर में है कि हवा चलती रही देर तक और चांद चमकता रहा। तो हवा के चलने का तो शमा के जलने से एक ताल्लुक तो है, लेकिन हवा का चलना शमा के जलने की वजाहत नहीं है बेटा। और इसी तरीके से गुल का खिलना जो है वो चांद के चमकने की वजाहत नहीं है। आप इस चीज को समझे ना। पहला मिसरा जो है उसमें जो दो चीजों का जिक्र है वो अपनी वजाहत खुद कर रही हैं, और अगले मिसरे के अंदर जिन दो चीजों का जिक्र है वो अपनी वजाहत खुद कर रहे हैं। ठीक है। यस। जी बिल्कुल मरियम, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सनत तज़मीन हो गई कि शायर जो है वो क्या करता है, एक शेर अपना और एक शेर किसी और का लेके सनत तज़मीन कर लेता है। उसके बाद सनत तजाद और तकरार तो बहुत ही आसान है। तजाद में क्या होता है? ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की उल्ट हो। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ठीक है। तो मतलब मुतजाद अल्फाज आ जाएं, चाहे वो दोनों एक मिसरे में आए, चाहे एक 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 पहले मिसरे में हो, दूसरा नीचे वाले मिसरे में हो। तो जहां पर भी मुतजाद अल्फाज पाए जा रहे हों,
ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाती है, सनत तजाद बन जाती है। और सनत तकरार, ये मेरे ख्याल में सबसे आसान जो सनत है वो यही है कि अल्फा एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना। जब एक ही लफ्ज को आप बार बार दोहराते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो सनत तकरार बन जाती है। और इसकी आपको ढेरों मिसालें भी मिल जाएंगी, एंड दे आर वेरी इजी टू इंटरप्रेट एंड वेरी इजी टू स्पॉट एज वेल। ठीक है। अच्छा, और यहां पर एक और चीज मैं आपको आपको क्लियर कर दूं कि एक शेर के अंदर एक से ज्यादा सनतें भी हो सकती हैं। अब जिस तरह ये वाला शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, इसमें सनत तकरार भी पाई जाती है और इसके अंदर सनत मुराद और नजीर भी पाई जाती है। ठीक है। तो एक शेर के अंदर जो है वो एक से ज्यादा सनतें भी पाई जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप कहें कि अच्छा सर इसमें तो तकरार है तो फिर इसमें मुराद और नजीर कैसे आ गई। तो एक शेर के अंदर दो तीन या शायद बाज दफा इससे भी ज्यादा जो है वो सनतें जो है वो मौजूद हो सकती हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग यहां से शुरू करेंगे। हम जो रिमेनिंग जो सनतें हैं, ठीक है, बल्कि इनको पढ़ लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं। आज इनको खत्म ना कर लें, क्या ख्याल है? नहीं, बल्कि कल करेंगे, क्योंकि इसके फिर मुझे आप एमसीक्यूज भी करवाने होंगे ना। तो ये थोड़ी सी जो रह गई हैं ये करवा के इसके कल हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, और एमसीक्यूज करने के बाद फिर जो असनाफे जो अदबी असनाफ हैं इसमें से शेरी असनाफ जो है ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो रिमेनिंग जो है वो कल करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। जी बिल्कुल, सनत तज़मीन जो है उसमें हमेशा वावन यूज होंगे। सनत तज़मीन जो है उसमें हमेशा जो है वो बेटा वावन यूज होते हैं। सनत तजाद जो है उसको एंटीथेसिस कहते हैं, यस। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि हर जो सनत है वो जिस तरीके से उर्दू में है वो अंग्रेजी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही हो। हर जुबान का अपना एक पैटर्न होता है, हर जुबान का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसके अंदर जो है वो चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती होती हैं। ठीक है, जिस तरह उर्दू के अंदर नात होती है अंग्रेजी के अंदर नात नहीं होती। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद तैयब, लहरा रही है बर्फ की चादर, हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके बेबाक हो गए। बिल्कुल, ये भी सनत लफो नशर की एक एग्जांपल हो सकती है। जी 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 जायना, बिल्कुल बेटा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जी बिल्कुल, सनद तज़मीन जो है उसमें आप ये भी कर सकते हैं फातिमा, कि पहला शेर आप किसी और का ले लें और उसके ऊपर आप अपना दूसरा शेर डाल दें। सनद लफो नसर एक ही मिसरे में यूज हो सकता है? नहीं, एक ही मिसरे के अंदर लफो नशर नहीं हो सकती। एक पहले में लफ होगा, दूसरे में जो है ना वो नशर होगी। जी बिल्कुल, न हिम्मत न किस्मत, न दिल है न आंखें, न समझा न देखा न ढूंढा न पाया, ये भी लफो नशर की मिसाल है। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले।